प्रणाम। टाइम साइंटिस्ट अश्विनी आपके सामने, और हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस की बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक आज जो सब्जेक्ट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस। और वैसे आज 28 तारीख है, 28 मार्च। तो आज कृष्णांश के धरती पर आने की छठी हुई है आज, इट सीम्स। ऐसा लगता है शुक्राचार्य ज्योतिष के गणित के हिसाब से कि आज छठी हुई है। और मतलब कमाल है कि वो कब आए, क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। अक्टूबर में शायद आना था उनको, तो अक्टूबर में आए होंगे, पता लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं मालूम। बट आज के दिन छठी हुई उनकी। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और छठी है, तो ये 6 का क्या महत्व है जिंदगी में, जीवन में। ये वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस में 6 का बहुत महत्वपूर्ण है। पता है आपको 6 क्या है? 6 का इतना ज्यादा महत्व है। 6 यानी ग्रह, 6th प्लैनेट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी रविवार से सप्ताह शुरू होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो छठा दिन है शुक्रवार। हफ्ते में, सप्ताह में छठा दिन जो है वो शुक्रवार का माना जाता है। और विनस प्लैनेट है, ग्रह, शुक्र ग्रह। और शुक्र मॉलिक्यूल, यानी शुक्र और शुक्रिया में बहुत फर्क है। आप ये बात समझ लेना कि कंफ्यूजन कहां हो गया, भाषाओं की वजह से जो कंफ्यूजन हुआ उसको आप समझे कि एक तो शुक्र है और एक शुक्रिया है, एक शुक्रिज्म है। आपको तो शुक्रिज्म एक पूरा का पूरा रिलीजन है, शुक्रिज्म। लेकिन इसको शुक्रिया या धन्यवाद या थैंक यू से मत जोड़ लेना। शुक्रिज्म जो रिलीजन है वो शुक्रिया या थैंक यू या धन्यवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। सॉरी अगर आपको ऐसी कोई गलतफहमी है। तो शुक्र का मतलब, शुक्र वो कहते हैं ना, शुक्र मनावा कुछ वो आता है, तो शुक्र मनाना मतलब धन्यवाद करना। लेकिन शुक्र मॉलिक्यूल की जब हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल है, ये एक एंटिटी है, ये एक तत्व है। तत्वों में भी बहुत कंफ्यूजन है। 5 तत्व हैं, 6 तत्व हैं, 8 तत्व हैं, 10 तत्व हैं। तत्व 5 ही हैं, पर शुक्र उन 5 तत्वों में नहीं है। उन 5 तत्वों का योग होता है शुक्र से। 5 तत्वों के जो कंपाउंड बनता है, कॉम्पोजिशन से बनता है, वो शुक्र के बिना नहीं संभव। तो शुक्र और धन्यवाद में कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। शुक्रिज्म जो रिलीजन है वो रिलीजन बताता है शुक्र के मेंटेनेंस को, शुक्र को कैसे मेंटेन रखना है अपने। हमारी बॉडी, इसको समझना ना तो बहुत आसान सरल सा तरीका है कि आप देखो आपके सेल्स जो है वो ज्वाइंट हैं एक दूसरे से, तो जुड़ते कैसे हैं? अब यहां पर वो मैथमेटिक्स वाला जोड़ मत ले आना, ये यूनियन की बात कर रहे हैं हम लोग, जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जोड़ने में तो 1 और 1 11 और 1 और 1 1 और 1 और 1 2 और 1 और 1 0 कुछ भी होता है। हम जोड़ने की बात, मैथमेटिक्स वाले जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कितना कंफ्यूजन है। और जोड़ शब्द हिंदी का है कि अंग्रेजी का है कि उर्दू का है कि फारसी का है, यही नहीं पता, क्योंकि भाषा इतनी ज्यादा मिक्स हो चुकी है।
मिंगल हो चुकी है एक दूसरे में कि पता ही नहीं है, अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान का कोई महत्व रह नहीं गया है। कोई भी अक्षर यूज करके किसी भी भाषा का कोई भी शब्द बना सकते हो आप। तो इसलिए समझना होगा आपको। मन और बुद्धि दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, कंपोनेंट हैं। अब इनको प्रोडक्ट कहो या कंपोनेंट कहो, सोचो क्या कहोगे? कि कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली तो ये कंपोनेंट है बॉडी के, बट इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो कंपोनेंट है। जैसे लीवर है, बॉडी का पार्ट है, बॉडी के अंदर है तो पार्ट है, पर अपने आप में तो कंप्लीट सिस्टम है। तो इस तरीके से सिस्टम और कंपोनेंट में फर्क समझना होगा हमें। सिस्टम और कंपोनेंट में फर्क क्या है? कंपोनेंट अपने आप में कुछ नहीं करता, पड़ा है, पर जैसे ही वो सिस्टम बन जाता है तो वो उपयोग होने लगता है। और कंपोनेंट से सिस्टम बनाने के लिए जो भी सिस्टम, जो चीज चाहिए आपको, उसी को शुक्र कहा गया है। कि उसमें कई कंपोनेंट जोड़ करके तब वो प्रोडक्ट बनता है, सिस्टम बनता है। और लीवर एक सिस्टम है, प्रोडक्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। वो अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है लीवर। तो लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एज ए कंपोनेंट देखेंगे आप तो आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आप उसको एज ए कंपोनेंट देखेंगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि लीवर है क्या। और जैसे ही आप उसको पूरा सिस्टम समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो डाइजेशन का पार्ट है, डाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वगैरह वगैरह। किस चीज से उसको फायदा होता है, किस चीज से नुकसान होता है। तो ये सिस्टम है। ऐसे ही कंपोनेंट और सिस्टम में फर्क अगर हम समझना है तो हमें शुक्र मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा, शुक्र को समझना पड़ेगा। और शुक्रिज्म रिलीजन में आना ही पड़ेगा आपको। अगर आप शुक्रिज्म रिलीजन को नहीं समझ पाएंगे तो आपको शुक्र समझ में आएगा नहीं। शुक्र तभी समझ में आएगा जब आप शुक्रिज्म रिलीजन की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। और शुक्र को मेंटेन करना बहुत जरूरी। जब भी आपके किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली प्रॉब्लम कंपोनेंट में नहीं होती है, नॉर्मली प्रॉब्लम शुक्र में होती है। 99 एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है। एक्सीडेंट्स अगर आप छोड़ दो तो बीमारियों की जो बात करते हैं, रोगों की जो बात करते हैं, वो शुक्र में प्रॉब्लम आने की वजह से होती है, शुक्र में दिक्कत आती है। और मोटा मोटा इसको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, वो नर्व्स, वो उसमें आर्टरीज और वेन में। तो वो क्यों आई? क्योंकि आपका शुक्र बढ़ गया। जब शुक्र बढ़ता है ना तो ब्लॉकेजेस आती हैं, शुक्र थिक होने लगता है। शुक्र जब तक अपने नॉर्मल उसमें है, डेंसिटी में, आई वुड से। अब नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है ये मत पूछना मेरे से, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं टेक्निकल आदमी हूं, टेक्नोलॉजी का आदमी हूं। तो मुझे साइंस क्या कहती है मुझे नहीं मालूम। पर जब शुक्र की डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है तो आपके डिपॉजिट बढ़ने लगते हैं नर्वस सिस्टम में, ब्लॉकेजेस
आने लगती हैं आपके नर्वस सिस्टम में। अगर आपके नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो आप ये मान लो, समझ लो कि आपका शुक्र मॉलिक्यूल बढ़ना शुरू हो गया है। और शुक्र मॉलिक्यूल बढ़ता जाता है और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, ब्लॉकेजेस। इसलिए शुक्र को मेंटेन करना जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है। प्रोस्टेट टाइप की जो बीमारियां हैं वो सारी की सारी शुक्र के से रिलेटेड है, शुक्र से लिंक्ड है। शुक्र थिक होने लगता है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। और नेचुरली अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके फ्लो में दिक्कत आएगी, तो वो जमने लगेगा। तो आपके ब्लड में जो शुक्र मूव कर रहा है, ब्लड की कोशिकाओं को जोड़ने के लिए जो शुक्र यूज होता है, वो शुक्र जब बढ़ने लगता है तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है, ब्लड थिक होने लगता है, बीपी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ्लो में दिक्कत शुरू हो जाती है। ये हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये ब्लड की प्रॉब्लम्स हैं। शुक्र की प्रॉब्लम है आपके ब्लड में। तो आपको, अगर आप अपने स्पिरिचुअल वेल्थ, इसमें सबसे ज्यादा काम करती है स्पिरिचुअल वेल्थ। स्पिरिचुअल वेल्थ इन्वेस्ट कर सकते हो आप शुक्र को की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, कि वो डेंसिटी बढ़े ना। उसके लिए आपको शुक्रिज्म की प्रैक्टिसेस करनी होंगी। मूल बात यह, आप जो भी करो, कुछ भी करो, शुक्र की डेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है शुक्र की डेंसिटी का बढ़ना। समझ लो आप इस बात को। और ये मेल के लिए बता रहा हूं मैं, आई एम श्योर फीमेल को भी होती होंगी। हार्ट की प्रॉब्लम फीमेल को कम होती है ना, आई डोंट नो, ये डेटा चेक करना पड़ेगा आपको कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेल को ज्यादा होती है, फीमेल को कम होती है। मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट डेफिनेटली मेल को तो शुक्र अगर बढ़ेगा, उसका शुक्र की डेंसिटी बढ़ेगी। शुक्र बढ़ेगा का मतलब है शुक्र की डेंसिटी बढ़ेगी, तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो शुक्र की डेंसिटी एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यही शुक्र जब डेंस ज्यादा हो जाता है तो फीमेल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पुरुष के शुक्र की जो डेंसिटी है, अगर वो ज्यादा हो जाती है और अगर वो मेट करते हैं फीमेल के साथ, तो फीमेल को नुकसान होता है। और यही एक पॉइंट है जो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस का आधार है, शुक्र की डेंसिटी। और यही एक रीजन है आपके आर्टरीज में, वेन्स में, एनर्जी सिस्टम में ब्लॉकेजेस आने का। मतलब इंसान का नर्वस सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है। नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं? देखिए, 3 तरह के वो हो गए, अगर हम उसको अंग्रेजी के नामों से समझें। एक जिसमें आर्टरी, जिसमें शायद प्योर ब्लड फ्लो करता है,
और एक है वेन, जिसमें वो जो पोल्यूटेड ब्लड फ्लो करता है, जिसकी प्योरिफिकेशन होती है लंग्स में। और एक है नर्वस सिस्टम। और मुझे नहीं पता कि नर्वस सिस्टम किसको कहा गया है, पर शुक्र नर्वस सिस्टम अगर उसी को कहा गया तो मुझे नहीं मालूम नर्वस सिस्टम में क्या होता है, बट शुक्र फ्लो करने के लिए एक नेटवर्क बना हुआ है अपनी बॉडी के अंदर। हर बॉडी में शुक्र फ्लो करने का एक नेटवर्क बना हुआ है, और वो बहुत ही बारीक, मतलब मेरे ख्याल से बाल भी शायद उसके आगे मोटा होता होगा। एक बाल, अभी मैं कटिंग करा के आया हूं, छठी थी ना, तो मेरे को बाल वो करने थे। छठी सेलिब्रेट की मैंने आज, कृष्णांश की छठी सेलिब्रेट की, तो उसके लिए मैं बाल उतरवा कर आया। तो एक बाल का जो साइज है, वो कहते हैं बाल जो है पाइप की तरह से होता है। ये बाल जो है एक तार की वायर की तरह से नहीं होता है, पाइप की तरह से होता है। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या होता है। पाइप की तरह से होता है तो मतलब बाल के अंदर भी होल है, और वो होगा। आई एम 100% श्योर वो होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो आपकी पाइप के अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लो करती है। अगर नैनो ट्यूब सुना होगा आपने, नैनो ट्यूब्स, तो नैनो ट्यूब का जो जहां पर चलने की जो बात हो रही है, समझने की बात हो रही है, यूज करने की बात हो रही है, वो सोचते हैं कि नैनो ट्यूब से ही सारे बॉडी पार्ट्स बने हैं। बट ये बने हैं, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, जबकि ये जो सिस्टम है ये बना है 10⁻⁻18 पर, जिसमें एनर्जी फ्लो करती है अंदर और बाहर। वो ट्यूब्स जो बनी है वो बनी है 10⁻⁻18 साइज की, जो बॉडी में लगी हैं, एंड दे आर विजिबल, The only thing is that you have to supply, make them energetic. जब उसमें एनर्जी फ्लो होती है तो दिखाई देती है, क्यों एनर्जी फ्लो होती है तो दे एक्सपैंड, दे आर सो फ्लेक्सिबल। क्या आपकी नैनो ट्यूब फ्लेक्सिबल है? हो ही नहीं सकती। नैनो ट्यूब फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकती। वो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है जो आपके नैनो ट्यूब को फ्लेक्सिबल बना दे। और अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो एनर्जी ट्रेवल कर नहीं सकती। फिर तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव, यही दो ट्रेवल करेंगी, एनर्जी नहीं ट्रेवल कर सकती। और ये दोनों एनर्जी के कंपोनेंट्स हैं, एनर्जी नहीं है। Try to understand, energy is nothing to do with electricity or electromagnetic waves. They are all vague concepts. They will not make you reach anywhere. They will not allow you to go reach anywhere. You are all misguided. If you are trying to understand energy as electromagnetic waves and electricity wastage, solar cell, in this concept, in this respect, I would like to explain to you solar cell. What is solar cell? Solar cell, there are two types of solar cells. Do you know that?
I think people do not understand the concept of solar cell at all. There are two types of solar cells we are currently using. One which is using heat of the solar energy to heat water or liquids. That is one type of solar cell. Only heating. Heat energy directly used to heat water or whatever liquid or whatever hot. जो भी आप गर्म करना चाहे तो सूर्य में रख दे, गर्म हो जाता है, प्रोवाइडेड उसमें उस सोलर सेल की कोटिंग हो. तो इसके लिए लेंस यूज किया जाता है, लेंस टेक्नोलॉजी. आपने देखा है ना, अगर लेंस को कंसंट्रेट करो एक कागज के ऊपर तो वो आग पकड़ लेता है. कोई माचिस नहीं, कुछ नहीं. और हमने माचिस जैसे इंडस्ट्री लगा करके सोचो हम क्या करते हैं, जो एक सिर्फ एक शीशे के टुकड़े से हो सकता है. और दूसरे टाइप का जो सोलर सेल है वो है कन्वर्ट करता है लाइट को उसमें इलेक्ट्रिसिटी में. तो दो तरह की कोटिंग होती है, एक वो जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है और एक जो हीट को हीट एनर्जी में, हीट में कन्वर्ट कर देती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, और एक लाइट को एब्जॉर्ब करती है. जो हीट को एब्जॉर्ब करता है वो हीट की तरह से पास ऑन कर देता है, और जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है. एंड दैट्स इट. और आई एम सरप्राइज के सोलर सेल टेक्नोलॉजी में ये लोग डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं. अगर आप सोचो मैं क्या कह रहा हूं, सोलर सेल की शेप को इस तरीके से बना दें कि वो हीट को भी एब्जॉर्ब करे और इलेक्ट्रिसिटी भी दे, तो एक ही सेल से दोनों काम ले सकते हो आप. पर इस तरह साइंटिस्ट को दिमाग ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग. आई एम सरप्राइज. उसमें डिजाइन ही तो चेंज करना है, सोलर सेल के फिजिकल डिजाइन, उसको लेंस की तरह से बना लो और हीट को कंसंट्रेट करके हीटिंग काम के लिए ले लो, और इलेक्ट्रिसिटी का काम इलेक्ट्रिसिटी से ले लो, तो आपको कितना फायदा होगा. कैन यू इमेजिन? यू विल ऑलमोस्ट इफ नॉट डबल, मे बी मोर देन डबल. क्यों? क्योंकि उसी से आप वो गर्म पानी से आप पावर जनरेट कर सकते हो, तो आपको कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी जी. तो आपको मतलब डिजाइन में इतना बढ़िया सिस्टम बन सकता है जो सोलर सेल को आपकी यूटिलिटी को कितना बढ़ा सकता है कि आप उससे उस पर दोनों तरह की कोटिंग करके आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, और वो भी कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो और हीट भी. और हीट से जो पानी को गर्म करो और वो आपको दूसरे तरीके की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो उससे आप, तो आपको कोयले की जरूरत ना पड़े, या कम कोयले में काम हो जाए. इतना कुछ संभव है, पर
पता नहीं क्यों हमारे यहां पर जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो कंपोनेंट और सिस्टम में फर्क नहीं समझती, और यही एक कारण है कि वुमेन एम्पावरमेंट का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। समझने का डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे मैंने बताया कि सोलर सेल से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो और हीट का भी यूज कर सकते हो। लाइट एंड हीट दोनों का यूज हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा एक साथ, मल्टीपल यूज। तो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस में इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंटीग्रेशन पर प्रॉब्लम यह है कि स्पाउस कौन, प्रॉब्लम यह है कि हमें स्पाउस कौन। और हमारे यहां पे ना पहले वो हुआ करती थी प्रथा, स्वयंवर की प्रथा हुआ करती थी। स्वयंवर की प्रथा में क्या होता था कि स्त्री चुनती थी पुरुष को, पर ऐसा है क्या? ऐसा है तो नहीं। हम अगर रामायण काल की बात करते हैं, मैं शत्रुघ्न के एंगल से रामायण को समझता हूं। मैंने जो रामायण समझी वो वाल्मीकि की रामायण से रामायण समझने का कोई फायदा नहीं है। तुलसीदास की रामायण को रामायण समझने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदे की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन शत्रुघ्न के एंगल से अगर आप रामायण को समझेंगे, रामायण काल को समझेंगे, तो आप तो पता नहीं क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। परफेक्ट राम रचित परिवार बना सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का जो आधार है वो है राम रचित परिवार की रचना। और राम रचित परिवार सिर्फ और सिर्फ शत्रुघ्न के एंगल से समझकर ही बनाया जा सकता है। रामायण को शत्रुघ्न के एंगल से समझो। तो आप राम रचित परिवार बना सकते हो, और राम रचित परिवार में वुमेन एम्पावर्ड होगी और पुरुष अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। चाहे वो उसने अपना रखा हो, चाहे उसको प्रकृति ने जब पैदा हुआ था तब दिया हो। गलतियां मिनिमम होंगी। अगर आपकी वुमेन एम्पावरमेंट, अगर वुमेन इज एम्पावर्ड थ्रू स्पाउस, तो वो गलतियां कम करेगी और पुरुष को गलतियां नहीं करने देगी। पुरुष गलतियां बहुत कम करेगा, खुद तो वो करेगी नहीं गलतियां। पुरुष उसके साथ जो जुड़ा हुआ पुरुष है वो गलती कर ही नहीं पाएगा। किसी भी हालत में उसको क्लियरली दिखाई देगा कि मैं गलत कर रहा हूं। वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को समझो। अगर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस को समझ लेते हो, राम रचित परिवार का कंसेप्ट समझ लेते हो, शुक्रिज्म को अडॉप्ट कर लेते हो, अपने शुक्र को मेंटेन कर लेते हो, तो फिर देखो आप निरोगी काया एश्योर्ड। दोनों को, एक तो फायदा क्या होगा, पुरुष के पास 5 सेंसेस है, स्त्री के पास 6 सेंसेस है। पुरुष के पास 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, टोटल 10 हो गई। स्त्री के पास 6 ज्ञानेंद्रियां, 6 कर्मेंद्रियां, टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई ना। अगर वुमेन एम्पावर, और दोनों का अपना अपना शुक्र, तो टोटल क्या हुआ? एक के पास 11 और एक के पास 13, और दोनों अगर युगल बनते हैं,
दोनों अगर युगल बनते हैं, वो है स्पाउस। स्पाउस का मतलब पति नहीं होता है, शब्दों को समझो। स्पाउस का मतलब होता है जिसके साथ तुम 24 इंद्रियां बना लेते हो, 24 अपने गुणों को 24 कर लेते हो युगलता में आकर। अधूरी जिंदगी जी रहे हो, अधूरी भी नहीं जी रहे हो एक्चुअली, 10% मुश्किल से, और कहां 100% संभव है। सिर्फ शुक्र को मेंटेन करना है। इंद्रिया तो जितनी है युगलता में उसी के साथ आना है जिसके साथ तुम्हारी इंद्रियों का योग हो, यानी शुक्र दोनों के आपस में मैचिंग हो। जो ये मैट्रिमोनियल मैचिंग करते हैं, गुण मिलाते हैं, इसमें 36 गुण होते हैं, शायद कुछ होते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं वो। सिर्फ एक शुक्र का गुण मिलाओ, शुक्र की मैचिंग करो। अगर शुक्र की मैचिंग हो गई तो विवाह कर दो, गारंटी है चलेगा, रुक नहीं सकता, फेल नहीं हो सकता। ऑब्वियस है कि अपना अपना ऐशो मैप, अपना लाइफ मैप तो अब दोनों को पता ही होगा। वो शुक्र मेंटेन करते हो तो उसके लिए तुम्हें ये पता कर रखना ही जरूरी है। शुक्र मेंटेन करने के लिए आपको अपना लाइफ मैप और आपको अपना ऐशो मैप पता होना चाहिए, नहीं तो आप शुक्र मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। शुक्र मेंटेन नहीं कर पाओगे तो बीमारी निश्चित है। तो विवाह में जब आप विवाह के लिए जा रहे हो, विवाह करने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले अपना ऐशो मैप और लाइफ मैप को समझ लेना, शुक्र को मेंटेन कर लेना, प्रोसीजर सीख लेना। और जिससे भी आप बात करते हो तो उसके शुक्र के पैरामीटर्स समझ लेना, थ्रेशोल्ड से ऊपर होने चाहिए, और उसको उसका लाइफ मैप पता होना चाहिए, उसको उसका ऐशो मैप पता होना चाहिए। फिर देखो आप आपकी लाइफ कैसी चलती है। निरोगी काया एश्योर्ड। अगर आप अपना लाइफ मैप, शुक्र मैप, लाइफ मैप, ऐशो मैप एंड शुक्र मैच का ध्यान रख लेते हो, मेंटेन कर लेते हो, थ्रेशोल्ड से ऊपर रखते हो, तो निरोगी काया पक्का है, मिल जाएगी, आपकी हो जाएगी, एश्योर्ड है। और निरोगी काया दोनों की होगी तो निरोगी युगल बनेगा। तो निरोगी युगल अगर होगा तभी वो क्या कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस संभव होगा। तो ये आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि छठी हुई है कृष्णांश के आने की, अक्टूबर में आए थे, तो मुझे आज ये देना ही था लेक्चर, क्योंकि दो चार दिन से कुछ कर नहीं पा रहे थे, दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि छठी अभी हुई नहीं थी तो वो बन नहीं रही थी बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ कुछ तो हो रहा था। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज का, इसलिए मैंने आज इसका रिकॉर्ड किया है और अब मैं इसको अपलोड करूंगा। हम लोग इसके कार्यक्रम की जो टर्मिनेशन करते हैं वो अश्विनी दशांग सुगंध से करते हैं, तो उसमें आज उसको उससे पहले एक छोटी सी पोयम, एक छोटी सी 4 लाइनें हैं कि सूर्य तो रोज चला जाता है, सूर्य तो रोज चला जाता है, तन उपयोग कहाँ कर पाता है,
तन तो चाहे रहना निरोगी, मन करता नहीं, मन रहने देता नहीं योगी। सूर्य तो रोज चला जाता है, तन उपयोग कहां कर पाता है। हम लोग सूर्य का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। डायरेक्ट एनर्जी, जब सूर्य का आप डायरेक्ट उपयोग करते हैं तो आपकी सारी की सारी बॉडी को टोटल एनर्जी मिलती है, वो है सूर्य एनर्जी, सोलर एनर्जी। कौन सी है? जब आप धूप में, जब आप सुबह निकलते हो, धूप की जो, सूर्य की जो एनर्जी होती है वो सुबह की एनर्जी को पीताम्बरो एनर्जी कहा गया है और शाम की एनर्जी को ब्लू ब्रिजो। सुबह की पुरुष के लिए, शाम की स्त्री